तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है डोंट टर्न आउट द लाइट्स। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक टिपिकल कोई ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कुछ दोस्त कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर कोई ना कोई किलर वगैरह होगा, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है यहाँ पर अकल्ट, सुपरनैचुरल, डिमोनिक चीजें और बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आपके होश उड़ा देगा। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर के बारे में तो उनका नाम है एंडी फिकमैन। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम कैरी को देखते हैं जो कि अपनी कॉलेज फ्रेंड ओलिविया का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी और बाकी दोस्त भी वहां आने वाले थे, इसलिए तब तक कैरी वहां पर खेल रही एक बच्ची के साथ बात करने लगती है, लेकिन वो बच्ची बहुत ही अजीब थी तो कैरी वहां से चली जाती है और फिर वहां पर कैरी की फ्रेंड गैबी भी आ जाती है। खैर वो दोनों काफी टाइम के बाद मिले थे तो वो दोनों काफी खुश थे। अब थोड़ी ही देर के बाद में उनका फ्रेंड और गैबी का बॉयफ्रेंड क्रिस भी वहां पर आ जाता है जो कि हमेशा नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति है। फिर थोड़ी देर के बाद में ओलिविया भी वहां पर आती है और फिर वहां पर उनकी एक और फ्रेंड सोफिया भी आती है जिसके डैड काफी अमीर हैं, लेकिन कैरी उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो काफी टॉक्सिक थी। कैरी के साथ जब वो सभी हाई स्कूल में हुआ करते थे तब वो उसके साथ काफी अजीब बिहेव करती थी। खैर वो सभी आज यहाँ पर रीयूनियन को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ओलिविया उन्हें और खुश कर देती है ये बोलकर कि वो सभी ब्लू लाइट नाम के एक क्लब में जा रहे हैं, लेकिन क्लब वहां से बहुत ही ज्यादा दूर था। लेकिन इसका भी उनके पास सॉल्यूशन होता है और वो था उन सब का सबसे चहीता दोस्त और ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल, जो कि अपने साथ अपने अंकल की आरवी और अपने एक्स मरीन रूममेट जेसन को भी लेकर आया था। खैर यहाँ कैरी जेसन से बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन सोफिया यहाँ भी उसे इंटरप्ट करती है। फिर थोड़ी देर के बाद सभी आरवी में बैठकर वहां से ब्लू लाइट के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में वो काफी एंजॉय कर रहे थे। फिर वो सभी रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और फ्यूल डलवाने लगते हैं, थोड़ा खाने पीने का सामान भी लेते हैं और कैरी जेसन से बात करने की कोशिश कर रही थी। अब उधर दो ट्रक ड्राइवर्स गैबी और सोफिया से बदतमीजी करने लगते हैं और बाद में वो एक कपल को भी तंग करने लगते हैं। तो गैबी और सोफिया उन दोनों को रोकती है, लेकिन वो दोनों गैबी के साथ काफी बदतमीजी कर रहे थे। तो वहां पर क्रिस आकर गैबी की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, जिसके चलते वहां पर जेसन आकर उनकी हेल्प करता है। खैर वो दोनों ही ट्रक ड्राइवर्स देखने में डरावने थे, लेकिन जेसन ठहरा एक्स मरीन तो वो दोनों को ही जमकर पीटता है, जिसके बाद वो सभी लोग आरवी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। अब बाकी सभी जेसन की तारीफ कर रहे थे कि तभी पीछे से एक ट्रक आता है जो कि उनकी आरवी को ठोकने लगता है, जिसमें शायद से वही दोनों ट्रक ड्राइवर्स होंगे। लेकिन जेसन पूरी कोशिश करता है और उस ट्रक से बचता है, लेकिन ट्रक बिल्कुल उनके बगल में आ चुका था और वो ट्रक ड्राइवर उन पर शूट करने लगता है। तो किसी तरह से जेसन आरवी को दूसरे रास्ते पर उतार देता है। वो सभी अब थोड़ा आगे जाकर आरवी को रोकते हैं और सांस लेते हैं। यहाँ पर कैरी जेसन को किस करने के लिए जाती है, लेकिन सोफिया बीच में आकर उसे पहले ही किस कर देती है। अब इन सब से अलग माइकल को अलग ही टेंशन हो गई थी कि उसके अंकल उसे जान से मार देंगे क्योंकि आरवी के ऊपर डेंट लग गया था, लेकिन सोफिया कहती है कि वो आरवी को रिपेयर करवा देगी। यहाँ अब कैरी पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन ओलिविया उसको रोक लेती है। फिर गैबी उनको बताती है कि उसे ब्लू लाइट तक पहुंचने का एक शॉर्टकट भी पता है और उन्हें इसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाना होगा, जिसके बाद सभी फिर से चल पड़ते हैं और रास्ते में कैरी फिर से जेसन से बात करने की कोशिश करने लगती है और तभी उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था तो गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहे थे। तो गैबी कहती है कि उसे रास्ता याद है और वो माइकल को लेफ्ट जाने के लिए कहती है और माइकल भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अब फिर जेसन एक पुराना मैप निकालकर रास्ता देखने लगता है और उस रास्ते पर थोड़ी आगे कैरी को एक बिल्कुल न्यू डॉज चैलेंजर कार खड़ी दिखाई देती है और इतनी महंगी गाड़ी को ऐसे भला कौन छोड़कर जाएगा, ऐसा सेम कैरी बोल रही थी। और एक अजीब बात कि उस रास्ते पर उन्हें एक सिंगल व्हीकल नहीं दिखा है, लेकिन गैबी उसे ज्यादा ना सोचने के लिए बोलती है जबकि उनको सोचना चाहिए था। खैर अब ऐसे ही ड्राइव करते हुए उन्हें रात हो जाती है और थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें एक डाइनर दिखता है और वहां पहुंचते ही क्रिस बेहोश हो गया था क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही सस्ते नशे कर लिए थे। खैर जेसन और माइकल उसे बेड पर लिटा देते हैं और फिर डायरेक्शंस पूछने के लिए माइकल और कैरी अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर सभी ट्रक ड्राइवर्स थे। कैरी उनसे पूछती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उस डाइनर का ओनर ये कहता है कि वो अपनी आरवी को वापस मोड़कर हाईवे पर वापस चले जाएं। और जब माइकल वहां आए बाकी लोगों से उस रास्ते के बारे में पूछता है कि वो कहाँ जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद ओनर अपनी गन दिखाकर उन दोनों को डराकर वहां से भेज देता है। फिर माइकल जल्दी से जाकर आरवी में बैठ जाता है और कैरी और बाकी सबको डाइनर के ओनर की कही बात बताती है।
लेकिन माइकल ये कहता है कि वो उसी रास्ते से जाएंगे और फिर वो आरवी स्टार्ट करके फिर से उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। अब रास्ते में कैरी, गैबी, सोफिया और ओलिविया गेम्स खेलने लगते हैं और तभी उनकी आरवी से कुछ टकराता है लेकिन उन्हें कुछ दिखता नहीं है। और यहाँ माइकल ये बोलता है कि वो चोरी से वो आरवी लेकर आया था, इसलिए अगर कोई भी केस पड़ा तो उसकी वाट लग जाएगी, यानी कि वो अपने अंकल से पूछ कर नहीं लाया था। खैर सबके इंसिस्ट करने पर माइकल एक फ्लैशलाइट लेकर बाहर चेक करने जाता है कि बाहर उनकी आरवी के साथ आकर टकराया क्या था। अब बाहर जाकर वो देखता है कि आरवी के बोनेट से कुछ टकराया था और वो आसपास चेक करता है लेकिन वहां पर ना कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। खैर वो आरवी को रिपेयर करता है और वो शुरू हो जाती है, लेकिन तभी माइकल को कुछ दिखाई देता है और वो उसके पास जाने लगता है और ओलिविया माइकल को देख रही थी और अचानक से कोई माइकल को जान से मार देता है और ये देखकर ओलिविया शॉक में चली जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है और जेसन ओलिविया को शांत करता है। वो सभी अभी कुछ डाइजेस्ट कर ही पाते कि तभी कोई डिमोनिक वॉइस में माइकल को बुलाने लगता है और फिर जेसन अपनी गन लेकर बाहर माइकल को ढूंढने जाता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है लेकिन उसे माइकल कहीं नहीं मिलता। तभी उसे जंगल में से माइकल की आवाज आती है और वो जंगल में चला जाता है और कोई चीज उसके आसपास भाग रही थी। जैसे ही जेसन की फ्लैशलाइट बंद होती है वो चीज जेसन पर भी हमला कर देती है। बाकी सबको सुनाई देती है तो बस जेसन के शूट करने की आवाज। ओलिविया और क्रिस तो बेहोश थे लेकिन गैबी, कैरी और सोफिया होश में थे और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। खैर अब कैरी विंडो के बाहर से देखने की कोशिश करने लगती है और हम विंडो के बाहर किसी के हाथों को देखते हैं और उन हाथों को देखकर कैरी डर जाती है। तभी आरवी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उनके सामने खून में कवर्ड जेसन था और अचानक कोई उसे दूर उठाकर ले जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। ये देखकर वो तीनों बहुत डर जाती हैं। ये सब कम नहीं था कि तभी कोई डिमोनिक आवाज में चैंटिंग भी करने लगता है तो वो तीनों सभी विंडोज और दरवाजों को बंद कर देती हैं। लेकिन तभी वो देखती हैं कि सभी विंडोज और दरवाजे अपने आप ही फिर से खुल चुके थे। ये देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा गई थीं और सोफिया आरवी स्टार्ट करने वहां से भागने लगती है लेकिन अभी वो 100 मीटर भी दूर नहीं गए थे कि तभी आरवी अपने आप रुक जाती है और अपने आप पीछे जाने लगती है। कोई चीज उन्हें पीछे खींच रही थी लेकिन पीछे कुछ दिखता नहीं है। वो चीज उनकी आरवी को सेम उसी जगह पर वापस लेकर आती है जहां पर वो पहले थे। यहाँ पर आरवी भी फिर से बंद हो जाती है और यहाँ पर गैबी डरी हुई थी इसलिए वो सारा गुस्सा सोफिया पर उतार देती है लेकिन कैरी गैबी को शांत करती है। जिसके बाद वो तीनों बैठकर सोचने लगती है कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि शायद ये जेसन और माइकल का ही प्लान होगा ओलिविया का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। वो उनके साथ प्रैंक कर रहे होंगे क्योंकि वो सभी माइकल और जेसन को फॉलो करते हुए ही उस रास्ते पर आए थे और ओनर के वापस जाने की बात पर भी माइकल इसी रास्ते पर चलता रहा और शायद से आरवी रिवर्स में जाने वाली बात के पीछे भी माइकल और जेसन का ही कोई प्लान है। खैर उन्हें याद आता है कि ओलिविया को स्मोकिंग से दिक्कत है और जब भी कोई उसके पास स्मोक करता है तो वो वॉमिट करना शुरू कर देती है और अगर ओलिविया बेहोश होने का नाटक कर रही है तो वो स्मोक करने पर वॉमिट करने लगेगी। यहाँ पर सोफिया सिगरेट निकालती है और गैबी वीडियो बनाने लगती है लेकिन ओलिविया के पास स्मोक करने पर उसे कुछ नहीं होता और यहाँ पर उन तीनों को एहसास होता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है बल्कि सच में उनके साथ ये सब घट रहा था। तभी वो चीज फिर से उनकी आरवी पर हमला करने लगती है लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वहां से चला जाता है, यानी कि वो जो कुछ भी था। फिर कैरी और सोफिया आरवी फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं और गैबी जाकर क्रिस को चेक करती है जो कि इतने समय से बस आराम से सो रहा था। लेकिन गैबी देखती है कि क्रिस तो उठ ही नहीं रहा है तो वो सोफिया और कैरी को बुलाती है और वो देखते हैं कि क्रिस ने ओवरडोज कर दिया था, इसलिए वो क्रिस को वॉमिट करवाते हैं और क्रिस होश में आ जाता है। खैर होश में आने के बाद वो ये कहता है कि उसने एक सपना देखा जिसके अंदर कैरी, सोफिया, गैबी और ओलिविया तो थे लेकिन जेसन और माइकल मौजूद नहीं थे। अब ये बात क्रिस को कैसे पता थी, यही वो तीनों सोच रही थी। तभी क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है और तभी वो तीनों देखती हैं कि ओलिविया होश में थी और वो अपने फोन पर किसी से बात भी कर रही थी और वो तीनों 2 सेकंड के लिए बस अपने फोन उठाने के लिए मुड़ती हैं। इतने में ही ओलिविया भी वहां से गायब हो चुकी थी। वहां पर बस उसका फोन था जिसके अंदर सोफिया को खुद की ही आवाज सुनाई दे रही थी। अब वो तीनों बहुत डर जाती हैं और आरवी से बाहर निकलकर भागना चाहती थी लेकिन आरवी बाहर से लॉक थी कि तभी उन तीनों को आरवी के सामने ओलिविया दिखती है जो कि दूर अंधेरे में जा रही थी क्योंकि वो चीज ओलिविया को माइकल की आवाज में बुला रही थी और ऐसे ही ओलिविया भी अंधेरे में गायब हो जाती है और वो तीनों कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उधर ओलिविया होश में आ जाती है और वापस भागकर आरवी की तरफ आने लगती है, यानी कि ये काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म था जो कि टूट गया था। खैर अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी ये तीनों अंदर से ये देखती हैं कि ओलिविया थोड़ी दूरी पर एक और थी, यानी कि वहां पर 2 ओलिविया थी और ये सब चीजें वो कर रही है, इल्यूजन्स क्रिएट करना, ट्रिक्स खेलना। खैर गैबी आरवी का डोर ओपन करने लगती है और सोफिया उसे रोक लेती है क्योंकि मिरर में ओलिविया की रिफ्लेक्शन नहीं थी और ऐसे ही ओलिविया का आसपास ध्यान चला जाता है और वो बस चिल्लाती रहती है और फिर वो भी गायब हो जाती है। अब वो तीनों काफी डर जाती हैं और पछताने लगती हैं कि शायद वो हाईवे पर ही सही रहते। अब वो तीनों बैठकर बातें करने लगती
लगते हैं कि शायद वो जगह एक पुरानी बैरियल साइट है। और ये बिल्कुल ठीक बात थी, क्योंकि जो चीज उन पर अटैक कर रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक वेंडिगो है, एक नेटिव अमेरिकन इविल स्पिरिट जो कि रात को लोगों पर हमला करती है, उनकी आवाजों को, उनके रूप को मिमिक भी करती है। वेंडिगो असल में ट्रिकस्टर्स होते हैं, उनके अंदर शेप शिफ्टिंग, हेलुसिनेशंस, हिप्नोटिज्म क्रिएट करना, लोगों के मन में डर पैदा करने जैसी चीजें होती हैं, पावर्स होती हैं, और ये लाइट से बहुत डरते हैं, और इसलिए इस मूवी का नाम है डोंट टर्न आउट द लाइट। खैर वो अभी बातें कर ही रही थी कि तभी वेंडिगो फिर से उन पर हमला करने लगता है और वो सभी आरवी में से वेपन्स ढूंढने लगते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था वो उसे वेपन बना रहे थे, और इसी चक्कर में वहां पर आग लग जाती है तो सोफिया आग बुझाती है। तब गैबी नोटिस करती है कि वेंडिगो वहां से चला गया है, तो वो बाहर जाकर हेल्प लेकर आएगी। सोफिया और कैरी के बहुत रोकने के बावजूद भी गैबी नहीं मानती और अपने साथ एक एक्स को लेकर वो बाहर हेल्प लेने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो आरवी से बाहर कदम रखती है तो बाहर उसे ओलिविया की बॉडी के चिथड़े मिलते हैं। ओलिविया बाहर ही थी, लेकिन वेंडिगो ने ट्रिक खेली और इन तीनों को ऐसा दिखाया जैसे कि बाहर कोई था ही नहीं। मतलब कि जब वहां पर ओलिविया की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी तो ये सब वेंडिगो का करा धरा था। वो बच सकती थी, लेकिन वेंडिगो ने ऐसा होने नहीं दिया। वो अब रोने लगते हैं, लेकिन रोकर कोई फायदा नहीं था, तो गैबी वहां पर हेल्प लाने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद सोफिया और कैरी पूरी आरवी को कवर कर देते हैं और डोर को भी सील कर देते हैं। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं कि तभी आरवी की लाइट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए वो दोनों कैंडल जलाते हैं जो कि बार बार अपने आप बुझ रही थी। तभी वहां का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और सोफिया की फुटेज चल रही होती है, वो भी लाइव, और उनके पीछे कोई था। तभी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं और पीछे क्रिस था जो कि होश में आ चुका था। वो दोनों ही क्रिस को सारी बात बताती है, लेकिन क्रिस को ये सब मजाक लग रहा था। वो कहता है कि वो फिर से आराम करने जा रहा है और शायद वो नीचे गिरी हुई किताबों में से एक किताब पढ़ेगा। और कैरी देखती है कि वो किताबें ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक, डिमोनोलॉजी और सैटेनिक रिचुअल्स की थी जो कि माइकल के अंकल की थी। खैर सोफिया और कैरी को लग रहा था कि शायद से किसी ने उन किताबों की हेल्प से ही किसी डीमन को समन किया है, और ये सब बातें क्रिस को मजाक लग रही थी। लेकिन ज्यादा देर तक ये बातें उसे मजाक नहीं लगती, क्योंकि वेंडिगो फिर से आ चुका था और वो आरवी को बाहर से हिट करने लगता है। खैर वेंडिगो के बार बार हमला करने की वजह से फिर से आरवी की लाइट्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसको शायद लाइट से दिक्कत थी। तो क्रिस यहाँ कुछ टूल्स को लेकर आरवी की लाइट्स दोबारा से चालू करता है। उसका कहना था कि आरवी शुरू करने के लिए उसे बाहर जाकर इंजन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए अब वो अपने साथ कुछ टूल्स और एक चाकू लेकर बाहर जाता है और टूल्स नीचे रखकर इंजन को चेक करने लगता है। और जब वो टूल्स उठाने के लिए नीचे झुकता है तो टूल्स वहां नहीं थे, वो अपने आप आरवी के नीचे चले गए थे। इसलिए क्रिस आरवी के नीचे घुसकर टूल्स को निकालने की कोशिश करता है, और जब कैरी और सोफिया देखते हैं कि क्रिस वहां पर नहीं है तो वो दोनों बहुत डर जाती हैं और नीचे वेंडिगो वहीं नाइफ क्रिस के हाथ में स्टैब कर देता है, जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। खैर अब कैरी क्रिस को खींचकर बाहर निकालती है और फिर वो क्रिस के हाथ से नाइफ को निकालकर उसके घाव को कवर करती है। फिर वो दोनों ही इंजन को ठीक करते हैं और आरवी शुरू भी हो जाती है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जो फ्यूल था वो खत्म हो चुका था, लेकिन जो फ्यूल के कंटेनर्स थे वो पीछे थे आरवी की बैक साइड पर। तो क्रिस और कैरी पीछे जाते हैं और लॉक तोड़कर वो कंटेनर अपने साथ फिल एरिया के पास लेकर जाते हैं। उधर अंदर सोफिया देखती है कि सारी विंडोज और दरवाजे ओपन थे कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। उसके कान और आंखों में से खून निकलने लगता है। उधर कैरी देखती है कि जो फिलिंग होल था वो मेल्ट होकर बंद हो चुका था और अंदर सोफिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो सोफिया एक चाकू से उसे स्टैब कर देती है, लेकिन वो तो कैरी थी। खैर सोफिया कैरी के घाव को कवर करके ब्लीडिंग रोकती है। तभी उन्हें दूर एक कार आती हुई दिखाई देती है और वो सभी खुश हो जाते हैं और सोफिया और कैरी बैठकर रिलैक्स फील कर रहे थे और क्रिस कार की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी कैरी और सोफिया को ये याद आता है कि वो वेंडिगो सभी को ट्रिक करके मारता है। लेकिन अब तक काफी देर हो जाती है और क्रिस आरवी से काफी दूर चला गया था। साथ ही साथ आरवी की लाइट्स भी बंद हो गई थी। तभी वो कार जो कि उनकी तरफ आ रही थी वो क्रिस के पीछे लग जाती है और क्रिस पूरी कोशिश करता है आरवी तक पहुंचने की, लेकिन वो कार क्रिस को बोनेट पर लगे एंटलर्स पर पिन कर देती है और क्रिस भी मारा जाता है। अब कैरी और सोफिया ही बचे हुए थे, लेकिन वो दोनों बहुत डरे थे। और एक और खास बात कि जो वेंडिगो होता है उसके भी सर के ऊपर एंटलर्स होते हैं, तो यहाँ पर इस कार के ऊपर एंटलर्स का होना कुछ न कुछ स्पेसिफाई जरूर कर रहा था, यानी कि ये वेंडिगो का ही करा धरा था। खैर अब ये काफी थक चुकी थी और ये दोनों सो रही होती हैं कि तभी कैरी की आंख खुल जाती है और सोफिया उसके पास बैठी हुई थी और अचानक से ही वो कैरी का गला दबाने लगती है। वो काइंड ऑफ पजेस लग रही थी, लेकिन असल में ये एक ड्रीम होता है कि तभी दोबारा से सोफिया कैरी को स्टैब कर देती है, पर शॉकिंगली ये भी ड्रीम था और अब कैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या सपना। तभी रेडियो पर एक बच्ची एक पोएम गाने लगती है, तो गुस्से में कैरी रेडियो ही तोड़ देती है और यहाँ सोफिया कैरी की नेक पर एक पेंटाग्राम का टैटू देखती है। तो कैरी कहती है कि वो एक स्टार है, पेंटाग्राम नहीं है। खैर तभी होता यह है कि आरवी के अंदर धुआं छाने लगता है
और कैरी सोफिया को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। साथ ही साथ ये भी बोलती है कि वो दोनों वहां से जितना तेज हो सके भाग जाएंगी। और अब ये दोनों ही आरवी से बाहर जाती हैं, लेकिन कैरी देखती है कि सोफिया ने उसका हाथ पकड़ा ही नहीं था। ये सब वेंडिगो की ट्रिक्स थी। खैर यहाँ पर वेंडिगो सोफिया को भी मार देता है और कैरी वहां से बचकर भागने लगती है और वो जंगल में पहुंच गई थी। अब यहाँ पर उसे गैबी की कटी हुई टांग मिलती है, यानी कि गैबी भी बच नहीं पाई। खैर ऐसे ही भागते भागते कैरी हाईवे तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जंगल पार करके हाईवे पर जाती वो अचानक गायब हो जाती है, जिसका मतलब कैरी भी नहीं बच पाई। फिर हम बहुत टाइम बाद एक फ्रेंड्स के ग्रुप को देख पाते हैं और वो भी ब्लू लाइट के एरिया के लिए जा रहे थे उसी रास्ते से। और रास्ते में उन्हें कैरी और फ्रेंड्स की आरवी दिखती है और उन फ्रेंड्स में से एक लड़की सेम यही बात बोलती है कि कोई इतनी अच्छी कार ऐसे कैसे छोड़ सकता है, जैसे कि इन लोगों ने पहले एक और कार को देखकर कहा था। खैर अब यहाँ पर हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं एक आदमी को ब्रेकफास्ट करते हुए और वो टीवी भी देख रहा होता है। तभी हम वही उसी लड़की की पोयम को गाते हुए सुनते हैं जिसे कैरी ने रेडियो पर सुना था। और तभी वो आदमी अपने ब्रेकफास्ट पर एक फोटो रखता है जो कि किसी डीमन की थी। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट टर्न आउट द लाइट्स नाम की एक हॉरर सुपरनैचुरल वेंडिगो बेस्ड हॉरर मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब क्या था। तो मूवी की एंड में शायद ये व्यक्ति माइकल के अंकल हो सकते हैं जिनकी वो आरवी थी, जिसकी आरवी के अंदर वो डीमन शायद से वेंडिगो कैद था। और जब कैरी और उसके फ्रेंड्स उस बैरियल ग्राउंड से गुजरे तो वो आजाद हो गया था। इनके इलाके होते हैं अब, या फिर शायद वो आदमी उन ट्रक ड्राइवर्स में से एक हो सकता है जिसने कि माइकल और उसके फ्रेंड्स के पीछे उस वेंडिगो को लगा दिया। लेकिन 90% यही चांसेस हैं कि वो आदमी माइकल के अंकल ही होंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेंडिगो होता है वो अपने इलाके का, अपने जंगल का राजा होता है। वो वहां पर किसी भी तरह के हेलुसिनेशंस वगैरह को दिखा सकता है। और जैसा कि इन सभी के साथ में हुआ था, हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर वो बचे नहीं होंगे। साथ ही साथ वहां पर जो डाइनर था यानी कि रेस्टोरेंट था, उसके अंदर सारे के सारे ड्राइवर्स, ओनर्स सबने यही कहा था कि वो इस इलाके से ना जाएं और हाईवे से होकर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि वहां पर कोई भी जो जाता है वो कभी भी वापस नहीं लौट कर आता। लेकिन इन्होंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। बाकी मूवी देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। वेंडिगो का एक डिफरेंट टेक यहाँ पर दिखाया गया है। अब ऑनेस्टली बताऊं तो इस तरह की अगर कहानी हम इंडिया के अंदर एनिमेट करके सुनाते तो सब इसकी काफी वाहवाही करते। बट देखो मूवी है काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है। रेटिंग बेशक से इसकी कम हो सकती है, लेकिन मूवी काफी बढ़िया थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए